हेलो फ्रेंड्स, आज मैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जो दिया गया आपको मॉडल सेट है उसका मैं सब्जेक्टिव लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। चलिए सब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इसमें 30 प्रश्न जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव हैं, बाकी 6 प्रश्न 8 प्रश्न में 6 प्रश्न का उत्तर देना है और वो 2 मार्क्स का है, जिसमें टोटल आपके 12 मार्क्स होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं इसमें सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मैंने करा चुका है, आप वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब पर कराए हुए, पर सब्जेक्टिव मैंने देखा है नहीं कहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, करा भी रहा हूँ। और जैसा आप लोगों को अच्छा लगे तो इसमें कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें मैं क्या कमियाँ कर रहा हूँ। तो बाकी अब आइए प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं, आपको 30 वर्ड में ही आंसर लिखना होता है 2 मार्क्स के लिए, तो ज़्यादा मत पढ़ा कीजिए। अभी पढ़ना वही है जो हम एग्ज़ाम हॉल तक लेकर जाए, तो इसीलिए ज़्यादा बर्डन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 20 पन्ना का या फिर बहुत सारा वर्ड्स लिख दिया और उसमें से कुछ याद नहीं है। तो जितना वर्ड्स का है मैं ये कोशिश करके रखा हूँ कि ये उतना ही वर्ड को लिखा हूँ जितना आप वर्ड को एग्ज़ाम हॉल तक लेकर जा सके। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजी गई थी, सबसे पहले खोजी गई थी। हड़प्पा से एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक, इनको कनिंघम को कहा जाता है। एक कनिंघम ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्हें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था, उन्हीं के निर्देशन में खुदाई काम शुरू हुआ था। तीसरा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जॉन्स प्रिंसेप या जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, सांची का स्तूप कहाँ है। तो जैसे सब लोग आप जानते हो कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। अगला है, इन बतूता कहाँ से आया था। देखिए इन बतूता दोस्तों ये मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीकी देश है, ये एक अफ्रीकी देश है जहाँ से ये आए थे। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप ये याद रखिएगा कि इनके काल में आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के ये राजा थे, उनके शासनकाल में ये इब्न बतूता आए थे। इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, मैंने कराया है, रेहल्ला है, रेहल्ला, रेहल्ला। आगे देखते हैं, संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे। संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे। तो ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये आपस में भाई बहन थे। ठीक है, ये विद्रोह संथाल परगना में हुआ था और ये 1885 में हुआ था। 1855 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, संथाल परगना में, और इसके नायक को याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। देखिए मैंने बहुत कोशिश किया हूँ कि उतना ही वर्ड को लिखा जाए जितना एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत है। आगे है, असहयोग आंदोलन को किसने और कब प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में शुरू किया था। तो आपका दोनों का आंसर है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अब आप लोग की मर्जी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इसका विध्वंस कर दिया गया था। इनका नाम याद रख सकते हैं, खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, जो अब यहाँ से प्रश्न आपके 3 मार्क्स मिलेंगे, 6 प्रश्न का उत्तर देना है, पर मैंने यहाँ 8 प्रश्न को सॉल्यूशन करा के रखा है
बाकी आप लोग को अपने हिसाब से देखें कि जौन सा पार्ट आप लोग को याद करने में सुविधा हो उसको आप रट करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। देखिए मैंने बहुत कम शब्दों में इसको समेटने की कोशिश किया गया, क्योंकि आपको उम्मीद किया जाता है कि 3 मार्क्स के लिए 150 वर्ड में आप लिखें। अब ऐसा नहीं कि आप यही प्रश्न को लिख रहे हैं और सारा कॉपी भर गए, तो आपको समय का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं वो चीज़ मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता और उनके धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन करना है। तो देखिए पहला प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन निम्नलिखित है। उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। यानी कि ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। खुदाई में बहुत संख्या में नारियों की मूर्ति मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मातृ देवी की उपासना किया करते थे। जैसे ऑब्वियस चीज़ है दोस्तों कि यदि हम जिस भगवान की अधिक पूजा करेंगे उस समाज में, तो जब खुदाई के दौरान उनसे रिलेटेड मूर्तियाँ मिलेंगी तो उस समय भी नारियों की मूर्ति मिली है जो कि मातृ देवी की उपासना को इंगित करती है। तीसरा पॉइंट है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक बनाई गई लेकिन मंदिर का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। पहला पॉइंट इसको आप देख सकते हैं, हड़प्पा वासी मातृ देवी। देखिए थोड़ा सा इसमें टाइपिंग करने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए अब थोड़ा सा मिस्टेक है तो उस चीज़ को आप देखिएगा। साथ ही देवी देवताओं की पूजा करते थे, मातृ देवी और देवताओं की बलि भी दी जाती थी। मोहनजोदड़ो एक मोहर प्राप्त हुई है, मोहर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मोहर कर लीजिएगा। मोहर प्राप्त हुई जिसे मृदा के ध्यान के रूप में बैठा हुआ पशुपति महादेव के रूप में माना गया है। यानी कह सकते हैं कि वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी और पशुपति शिवजी की पूजा होती थी। इनके अतिरिक्त पशुपति, वृक्ष, लिंग, योनि, पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। वट वृक्ष यानी कि वृक्ष की पूजा काफ़ी प्रचलन में थी। जादू टोना प्रेत विश्वास में लोग विश्वास करते थे। बुरी शक्तियों से बचने के लिए तावीज़ धारण करते थे। हड़प्पा वासी कुबड़ वाला बैल, ये याद रखिएगा, का पूजा करते थे। यह लोग पक्षियों की भी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है। देखिए दोस्तों यदि मुझे आप लोग कहें तो मैं इसमें आपको 4 पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ जिसको आप एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आप ये याद कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट आपको ये महत्वपूर्ण है, चौथा पॉइंट ये लोग पक्षियों की पूजा करते थे, और पांचवा पॉइंट ये स्वास्तिक वाला चिन्ह। बाकी आप छोड़ सकते हैं, मुझे समझाना था इसीलिए मैंने 2-3 पॉइंट इसमें ऐड किया है। तीसरा 40वां प्रश्न देखेंगे, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए अभिलेख उन्हें कहते हैं जिन्हें जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदा होता है, यानी कि कुछ लिखा होता था। जैसे पहले के समय में तो कागज़ का आविष्कार हुआ नहीं था, तो जो राजा लोग थे उनको कुछ आदेश वगैरह लिखवाने होते थे, वो पत्थर पर ही लिखवाया करते थे। अब इसका अगला पार्ट है, इसमें देखिए 2 पार्ट है। एक आपके अभिलेख से आप क्या समझते हैं, तो मैं एक लाइन में इसका आंसर लिखने का कोशिश किया हूँ कि अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अब इसका महत्व पूछा है, तो महत्व देखिए लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता था, पर ये वही है, फिर आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभिलेखों का महत्व में आप देख सकते हैं कि अभिलेखों से हमें प्राचीन इतिहास, तत्कालीन परिस्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। दूसरा है, इन अभिलेखों की सहायता से उस राजा, जैसे अशोक ने बहुत सारे अभिलेख गढ़वाए, तो वो अपने 13 अभिलेख बताता है। 13 अभिलेख में उन्होंने तरह तरह का वर्णन किया है, जैसे बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, कलिंग के युद्ध का वर्णन किए हैं, तो ये बहुत सारी जानकारी उसके विषय में मिलते हैं। कालक्रम गणना करने में सहायता मिलती है। दूसरा पॉइंट है, यह अभिलेख हमें संबंधित राजवंश के तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आगे है त्रिपिटक। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, देखिए तो त्रिपिटक का शब्द होता क्या है, 3 टुकड़ियाँ।
3 टुकड़ियाँ। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सूत पिटक, एक देखेंगे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में किया। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तो साफ अर्थों में याद रखेंगे कि त्रिपिटक क्या है, तो 3 टुकड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और ये जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके शिक्षाओं का संकलन, यानी कि जो उपदेश दिए थे उस उपदेशों को अपने सुविधा के अनुसार पिटक में बांट दिया गया। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम मिलते हैं और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन मिलते हैं। ज़्यादा मैं बार बार ये रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे या कहीं से और भी बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, पर वो सब कुछ फ़ायदे का नहीं है। जितना आप याद कर सको अंतिम समय में वही आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला है अल-बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, मैं अल-बरूनी पर बहुत ऐसे थे पर मैं बहुत पॉइंट को छाट कर आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। अल-बरूनी का पूरा नाम याद रखिएगा, रेहन मोहम्मद इब अहमद था। इनका जन्म मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में हुआ था। प्रारंभ में ये मेमुनंद वंश के शासक के संरक्षण में रहा। इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया क्योंकि ख्वारिज के समय उस समय देखिए, ये ख्वारिज में जो उज्बेकिस्तान जो है ख्वारिज में पड़ता है, ख्वारिज उज्बेकिस्तान में पड़ता है और ये वहीं के राजा थे। मेमुनंद वहीं के संरक्षण में पले बड़े थे। तो ख्वारिज में उस समय, ख्वारिज में आप लोग देखेंगे, ख्वारिज में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसीलिए इन्होंने अधिकांश भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गजनी में रहते हुए भारतीय भाषा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, खगोल शास्त्र, धारणा तथा दर्शन अनुवाद पढ़ा और यहीं रहते हुए अल-बरूनी ने भारत के प्रति रुचि का विकास हुआ। मोहम्मद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया एवं इन्होंने किताब-उल हिंद, ये पुस्तक याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब-उल हिंद, तहकीके हिंद पुस्तक की रचना की। इनकी मृत्यु 75 वर्ष की आयु में गजनी में ही होती है। आगे देखते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है बतलाएं। देखिए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर देखिएगा। जो ईश्वर की मूर्त यानी साकार रूप की पूजा करते हैं उसे सगुण कहते हैं, यानी कि जो भगवान की पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति को जो पूजा करते हैं, जैसे शिव जी हो गए, माता दुर्गा हो गई और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो जो साकार रूप को माने वो सगुण कहलाए। और इनके मतलब जो अनुयायी हुए या कह सकते हैं कि कह सकते हैं जो भक्त हुए वो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। देखिए, एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर कोट किया कीजिए क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करते हैं उनका अधिकांश ध्यान एग्जाम्पल पर जाता है। मीराबाई, बाकी आप देखिएगा जो अमूर्त या निराकार रूप को निर्गुण कहते हैं, रूप है उन्हें निर्गुण कहा गया। जैसे कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल। देखिए, आप लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में ऐसा कुछ आपको मंदिर मतलब मूर्ति टाइप का नहीं मिलेगा। तो और कबीर तो कोई भगवान को ऐसा वो निर्गुण रूप को ही माने। तो याद रखिएगा, जो मूर्त रूप यानी मूर्ति की पूजा करते हैं सगुण, और जो अमूर्त रूप यानी कि निराकार रूप में उसको पूजा करते हैं वो निर्गुण कहलाए। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, याद रखिएगा एक मंदिर को लेकर के क्वेश्चन आता है। देखिए, ये हम भारत का नक्शा को यदि भारत के नक्शा को बनाए तो ये जो आप देखेंगे, ये जो आप देखेंगे दक्षिण भारत में द्रविडियन शैली का विकास हुआ, द्रविड़ शैली का विकास हुआ। वहीं पश्चिम भारत में देखेंगे तो नागर शैली का विकास होता है, नागर शैली। और वहीं उत्तरी भारत में देखेंगे जो हम लोग यहाँ जो मंदिर बने होते हैं वो जनरली बेसर शैली पे बने होते हैं। तो ये 3 शैली जो है स्थापत्य कला में विकसित हुए, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। तो बेसर शैली जनरली हम लोग यहाँ जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है ऐसे
ये गुंबदाकार यहाँ पे वैसे बना देना, फिर ऐसे करके इस तरह का जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है बेसर शैली कहलाता है। जबकि आप गुजरात साइड में देखिएगा तो नागर शैली, और इस साइड में देखिएगा दक्षिण भारत में तो द्रविडियन शैली का विकास हुआ है। तो यही एक गोपुरम क्या है, तो देखिए जो दक्षिण भारत में जो मंदिर होते थे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। यह भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अंकलित होते थे तथा संभवतः सम्राट की ताकत याद दिलाते थे, जो ऊंची मीनार बनने में सक्षम है। अब दक्षिण भारत के दोस्तों कोई भी मंदिर को उठा लीजिए, उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा अलंकृत किया गया है। आप तिरुपति के एक मंदिर को जो गेट पे आप साइन देखते हैं वही गोपुरम है। जो इस तरह के आपको साइन देखने को मिलेंगे वही क्या है, गोपुरम है। आगे है 1857 के तत्कालीन कारण क्या थे। देखिए 1857 के तत्कालीन कारण क्या थे, तो 1857 के तत्कालीन कारण एक गवर्नर जनरल को याद रखिएगा। गवर्नर जनरल कौन थे, हार्डिंग ने सैनिकों के हथियार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 1856 ईस्वी में उसने सैनिकों के पुराने बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर फ्री ट्रायलर नामक नई बंदूक, देखिए थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, नई बंदूक देने का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रयोग करने के लिए कारतूसों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था। देखिए हुआ क्या था दोस्तों, जैसे पुराना बंदूक की जगह नए ब्राउस बेन, इसको कर लीजिएगा, ब्राउस बेन बंदूक को यूज किया जाता था। तो उसमें जो होते थे कारतूस भरने पड़ते थे वो मुंह से काट कर भरने पड़ते थे। और 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर छावनी में यह समाचार फैल गए कि कारतूस में गाय, देखिए यहाँ भी मिस्टेक है थोड़ा सा, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस प्रकार के चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कारतूस जो थे वो तत्कालिक कारण बने थे। आगे है बासरा और बेसरा। बासरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा कि जो शरिया मुसलमान जो लोग निर्देशित करने वाला एक कानून है जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। शरिया का पालन करने वाले बासरा और शरिया की अवहेलना नहीं पालन करने वाला को बेसरा कहा जाता है। देखिए यही आप लोग का पॉइंट है। थोड़ा सा ये 3 मार्क्स का है, इसीलिए हमें थोड़ा सा मिला जुला करके इसमें, क्योंकि 150 वर्ड पूरा करना है ना, तो 150 वर्ड के लिए थोड़ा सा इसमें आप कंटेंट जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा कि जो शरिया कानून को पालन करने वाले हैं वो बासरा, और जो शरिया की अवहेलना करने वाले हैं वो बेसरा कहलाते थे। बासरा और बेसरिया सूफी परंपरा के बीच क्या एक रूपता रही, तो दोनों अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण पर बल देते थे। दोनों में आठ गुरु अत्यधिक महत्व देते थे, अपने गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। बासरा और बेसरी या सूफी परंपरा में बीच के अंतर क्या है, तो बासरा सिलसिले शरिया का पालन करते थे, किंतु बेसरिया शरिया से बंधे हुए नहीं थे, यानी कि साफ कह सकते हैं कि इनका पालन नहीं कर सकते थे। मैंने कोशिश किया अच्छे से समझा पाने का, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको लगता है कि आपके लाइक वीडियो है और इस पर टॉपिक पर वीडियो बनाने जाए चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप इसके PDF के लिए, देखिए PDF बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ लेने से याद नहीं होने वाला है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और PDF डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ करके आप एग्ज़ाम हॉल तक जाइए। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम से लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।